बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल। आज हमारी ओरिएंटेशन क्लास है। आप इसे लेक्चर जीरो भी कह सकते हैं। माई सेल्फ हाफिज जुनैद, आपका ट्रेनर। बाकी मेरा इंट्रोडक्शन आपको प्रोफाइल से ऑलरेडी अंदाजा हो चुका होगा, तो उन चीज़ों में हम टाइम ज़ाया नहीं कर रहे। और स्ट्रेट चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हमने बहुत कुछ कवर करना है इन शॉर्ट टाइम। तो बेसिकली हमारी ये क्लास ये है सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर कोर्स। ये हमारा एक कोर्स है जिसके अंदर आप आ रहे होंगे, जिसके अंदर आप सीख रहे होंगे। तो शुरू में हम इन चीजों को क्लियर कर लेते हैं कि इस कोर्स का पर्पस क्या है, और इस कोर्स को एंड पे जब आप पहुंचेंगे तो आप क्या कुछ लर्न कर चुके होंगे। तो अगर मैं इन कंसाइज ये शॉर्ट टर्म बात करूं, तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, सैलरीड क्लास हैं, और आपने अपनी रिटर्न जमा करानी है, तो इस कोर्स के एंड तक आप इतने ट्रेन और एक्सपर्ट होंगे कि आप अपनी रिटर्न खुद सबमिट कर सकेंगे। इसी तरह अगर आप बिजनेसमैन हैं और कोई आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आप इतने इसके अंदर एक्सपर्ट हो चुके होंगे कि आप अपनी बिजनेस की रिटर्न को अंडरस्टैंड कर सकेंगे और उसको सबमिट भी करा सकेंगे। और इसी तरह अगर आप कोई इस फील्ड के अंदर एक्सेल करना चाहते हैं, आप इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को इसमें कंसल्टेंट के तौर पे लेके चलना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं या आप किसी अकाउंटेंसी प्रोफेशन के अंदर हैं और आप चाहते हैं कि आगे जब आप आर्टिकल के अंदर जाएं या किसी ऐसी फील्ड के अंदर जाएं, तो वहां पे आपको इस कोर्स का एज हो, तो आप इस सिलेबस के एंड तक आप अपनी रिटर्न सबमिट करने के काबिल होंगे। आप इंडिविजुअल के तौर पे अपनी रिटर्न सबमिट करने के काबिल होंगे, आप अपने क्लाइंट्स की, आप अपने फैमिली मेंबर्स की रिटर्न सबमिट करने के काबिल होंगे। अगर आप एम्प्लॉय हैं, तो जिस बिजनेस के अंदर आप काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर के टैक्सेशन के मैटर को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। उसकी विद होल्डिंग टैक्स किस तरह करना है आपने, उसकी रिटर्न के अंदर कहाँ कहाँ पे चीजें आपने करनी है, वो आपको पता चल चुकी होंगी। और इसी तरह अगर आप किसी कंपनी के अंदर हैं और एससीसीपी के मैटर्स को आप देखना चाहते हैं, या आपने उन मामलात के अंदर प्रैक्टिस करनी है, तो इस कोर्स के अंदर आपको पता चल चुका होगा कि आपने कंपनी रजिस्टर कैसे करनी है, कंपनी की कंप्लायंसेस कौन कौन सी होती हैं, आप उन कंप्लायंसेस को कैसे करेंगे। तो ये एक छोटा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू है, इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। अभी फिलहाल के लिए इतना है। आज के क्लास के अंदर हम थ्योरी को कम से कम रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि हम अपने तमाम वो पोर्टल्स देखें जहाँ पे हमने प्रैक्टिस करनी है, ट्रेनिंग करनी है। हम अपनी तमाम प्रैक्टिकल चीजों को देखें। है बरं, तो ये हमारे सामने कोर्स एक आउटलाइन मौजूद है, आपको सबको मिल चुकी होगी। इस कोर्स आउटलाइन को हम साथ साथ देखते जाएंगे। प्रैक्टिकली हम साथ साथ अपने जो पोर्टल्स हैं जहाँ पे हमने वर्किंग करनी है, जहाँ पे हमने टैक्स की वर्किंग करनी होती है, जहाँ पे हमने अपने कॉर्पोरेट की चीजें वर्किंग करनी होती हैं, वो भी साथ साथ देखते जाएंगे। अगर मैं देखूं तो हमारे इस कोर्स के अंदर प्राइमरली हम जिन चीजों को कवर करेंगे, नंबर वन हम टैक्स को कवर करेंगे, और टैक्स के फिर आगे क्योंकि दो मेजर सेगमेंट है, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स, इन दोनों को हमने देखना है, इनको लर्न करना है। इनकम टैक्स के अंदर हम फिर फर्दर आगे बाइफर्केशन हैं, डिफरेंट पर्सन होते हैं उनकी टैक्सेशन होती हैं, डिफरेंट रिजीम्स होते हैं उनकी टैक्सेशन होती है, वो हमने देखना है। सेल्स टैक्स के अंदर जो है हम चीज देखेंगे, हम इनपुट टैक्सेस को देखेंगे, आउटपुट टैक्सेस को देखेंगे, रिटर्न के अंदर कैसे सबमिट उनको इनपुट करना होता है, क्लेम कैसे करना होता है। इसके अलावा हमने डिफरेंट एनेक्जर्स फिल करने होते हैं, एनेक्जर ए होता है, एनेक्जर सी होता है, एनेक्जर एच होता है, H1 होता है, मुख्तलिफ तरह के एनेक्जर्स होते हैं। उनका पर्पस क्या होता है, किस बिजनेस को कौन सा एनेक्जर फिल करना होता है और कब सबमिट करनी होती है। इसी तरह सेल्स टैक्स का आगे एक और फर्दर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है इनवॉइस मैनेजमेंट। हम इनवॉइस मैनेजमेंट को भी देखेंगे कि हमने इनवॉइसेस इशू कैसे करनी होती हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, इनवॉइसेस को क्लेम कैसे करते हैं, आप इनवॉइसेस को अपडेट कैसे करते हैं, उनको लिंक कैसे करते हैं, डीअटैच कैसे करते हैं। और फिर इसी तरह टैक्स का एक और सेगमेंट है जिसको हमने देखना होगा, वो होगा ई पेमेंट्स का, कि हमने उसके अंदर ई पेमेंट्स कौन कौन सी किस किस तरीके से हम टैक्सेस को पे कर सकते हैं, हम फाइन है उनको किस तरह पे कर सकते हैं। तो अगर मैं ब्रीफली थोड़ा सा यहाँ पे इसको लिखता जाऊं, तो बेसिकली हमारा टैक्स होगा, टैक्स के आगे फिर हमारी दो चीजें, इनकम टैक्स और हमारी सेल्स टैक्स, ये दो चीजें हमें करनी होगी। इनकम टैक्स के अंदर जाएं तो इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की टैक्सेशन होती है, मतलब इसके अंदर इंडिविजुअल्स की टैक्सेशन होती है, उसके बाद कंपनी की। अच्छा, मेरे स्पेलिंग को आपने थोड़ा सा इग्नोर करना है, मैं जल्दी चीजें लिख रहा हूँ टाइम को बचाने के लिए, और इनके ऊपर ज्यादा नहीं जाना। और तीसरा एओपी, या जिसको हम पार्टनरशिप कहते हैं, इनकी इनकम टैक्स रिटर्न होती है। इस तरह फिर इनके अंदर मुख्तलिफ रिजीम्स होते हैं टैक्सेस के, वो हमने देखे। जब हम सेल टैक्स के अंदर हम जाएंगे, तो सेल्स टैक्स के अंदर प्राइमरली हमारे पास दो मेजर चीजें आ जाती होती है। नंबर वन तो सेल्स टैक्स रिटर्न होती है itself। इसके अंदर हम रिटर्न को
फिल करना देखेंगे, सबमिट करना देखेंगे। मुख्तलिफ एनेक्जर्स होते हैं जिसमें एनेक्जर्स ए, एनेक्जर सी, एच, H1, एनेक्जर डी, एनेक्जर एफ, मतलब बहुत सारे एनेक्जर्स होते हैं। वो सारे हम देखेंगे कि किस किस ने सबमिट करते होते हैं, इसको सबमिट कैसे कर सकते हैं। और इसी तरह सेल्स टैक्स का साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वो होता है इनवॉइस मैनेजमेंट। हमने इनवॉइस मैनेजमेंट को भी देखना है। इसके अंदर हम देखेंगे कि हम इनवॉइसेस इशू कैसे कर सकते हैं, सेल्स टैक्स इनवॉइसेस, रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन के हम इनवॉइसेस को क्लेम कैसे कर सकते हैं, उनको से जो हमने परचेज की होती है। इसी तरह इन चीजों को इंटर कैसे करना है, लिंक डीलिंक करना, क्लेम करना, एडिट करना, अपडेट करना, एनेक्जर्स के साथ रिकंसाइल करना। हम ये इनवॉइस मैनेजमेंट की चीजें भी हम अपने सेल टैक्स के कोर्स के अंदर देखेंगे। अच्छा, आपने ये ख्याल रखना है कि इस सिलेबस को या इस लेक्चर को 1 की स्पीड पे ही देखना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 की स्पीड पे बोल रहा हूँ। तो क्या कहते हैं, स्पीड आपने इस लेक्चर की ज्यादा नहीं करनी। अच्छा, इसी के साथ ही टैक्स का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और जो हमने देखना है वो होगा ई पेमेंट्स। इसके अंदर ई पेमेंट्स हमारी जो है, हमने टैक्स पे कैसे करना होता है गवर्नमेंट को, हमने मुख्तलिफ फाइन्स, हमने पेनल्टीज, हमने मुख्तलिफ किस्म के चलान्स जनरेट कैसे करने होते हैं, उन्हें हमने फिर ऑनलाइन पे कैसे करना होता है, कैसे कैसे उसकी पेमेंट हो सकती है। ये चीजें भी हम साथ में देखेंगे। और इनकम टैक्स का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि एज अ एम्प्लॉय आपके लिए बहुत जरूरी होता है, एज ए इंडिविजुअल इतना जरूरी नहीं होता। सही कि आप जिस तरह आम पर्सन हैं, आप सैलरी कमा रहे हैं या कोई आप छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपनी के केस में या पार्टनरशिप के केस में, तो विद होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब आप एम्प्लॉय हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप अकाउंट्स का काम संभाल रहे हैं, तो आपको विद होल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ तरह की विद होल्डिंग्स कर रही होती है। ये सारे कंसेप्ट हम थ्योरी में इंशाल्लाह क्लियर करेंगे, लेकिन अभी के लिए एक ओवरव्यू हो जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ तरह की विद होल्डिंग कर रही होती है। वो जब सर्विसेज ले रही होती हैं, उसकी पेमेंट करती हैं, तो उस पर टैक्स काटती हैं। गुड्स ले रही होती हैं, उस पर क्या कहते हैं, पेमेंट करती हैं, तो टैक्स काटती हैं। इसी तरह एम्प्लॉयज को जब सैलरीज देती हैं, तो उन पे टैक्स कटता है। तो ये टैक्स आपने काट के बिजनेस ने गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। तो लिहाजा गवर्नमेंट किस तरीके से आपने इनको काटना है, गवर्नमेंट को रिपोर्ट कैसे करना है, जमा कैसे करना है, इसका चलान कैसे करना है, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा विद होल्डिंग टैक्स का हमारे टैक्सेस के अंदर। ठीक हो गया। इसके अलावा हम इसके अंदर टैक्सिंग फॉर फ्रीलांसर्स देखेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखें कि टैक्स के अंदर इंपॉर्टेंट चीज नॉर्मली हम समझते हैं रिटर्न फाइल करना। कि हम कोई क्लास लें और सेशन लें और उसके एंड के ऊपर हम जो है वो रिटर्न सबमिट करने के काबिल हो चुके हों। लेकिन इन माय ओपिनियन रिटर्न सबमिट करना इज नॉट अ रॉकेट साइंस। देखिए, हमारा जो एफडीआर पोर्टल है एक्चुअली, उसके ऊपर जब आप वर्किंग करते हैं, तो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसको ओपन कर लूं। हमारा जो एफबीआर का पोर्टल है, इसके ऊपर जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आप 100% एक्यूरेट वर्किंग करेंगे तो ही जाके आप रिटर्न सबमिट कर पाएंगे, नहीं तो आप रिटर्न सबमिट नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता। हमारा जो पोर्टल होता है, ये कुछ बस स्पेसिफिक चीजें होती हैं या स्पेसिफिक इंडिकेटर्स होते हैं जिनको वो वेरीफाई कराता है, और उसके बाद वो आपको अलाउ कर देता है कि आप सबमिट कर लें। जैसे एक हमारा क्या होता है कि हमारी जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो रिकंसाइल होनी चाहिए, नंबर 1 ये। नंबर 2, जितना आपका टैक्स बन रहा होना चाहिए उतना आपने टैक्स जमा करा दिया होना चाहिए। और नंबर 3, कुछ स्पेसिफिक टैक्सेस के कॉलम होते हैं, वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। उनके अंदर आप अपनी फिगर गलत भी लिख देंगे तो रिटर्न सबमिट हो जाएगी। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं होता कि जैसे ही आप रिटर्न सबमिट करते हैं और अगर उसके अंदर कोई गलती की है, तो एक कमिश्नर या एफबीआर का कोई बंदा पीछे से जूता उठा के खड़ा होता है और वो फौरन ही आपके कान के नीचे लगाता है कि ये आपने क्या किया। ऐसा नहीं। पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम बहुत स्लो है। मतलब अगर मैं बात करूं तो हमारी 25 करोड़ की आबादी है। इसमें मैं अगर बात करूं कि हमारे जो रिटर्न फाइलर होते हैं वो अराउंड 50, 60 लाख, 70 लाख तक भी हों, तो हमारे पास इतने कमिश्नर या इंस्पेक्टर्स नहीं हैं कि वो इन रिटर्न्स को रियल टाइम के ऊपर बैठ के चेक कर रहे हो, इन फिगर की क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे हो, और फिर इसके ऊपर आपको क्या कर रहे हो, अप्रूवल दे रहे हो कि आपकी रिटर्न सही है कि नहीं। तो ज्यादातर चीजें ऑटोमेट हो रही होती हैं। लेकिन असल चीज ये होती है, वो ये होता है कि अगर आज आपने गलती की है, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस पे नोटिस भेजने के लिए जो कमिश्नर है उसके पास 5 साल का टाइम होता है। वो अगले 5 साल के अंदर आपके रिटर्न को चेक कर सकता है, देख रहा होता है, वेरीफाई कर रहा होता है, और अगर उसको कहीं पर डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही होती है तो वो आपको नोटिस दे देता है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि मार्केट के अंदर तो नॉर्मली है कि हर बंदा ही टैक्स कंसल्टेंट बना हुआ है और आपको देखने में वो कामयाब भी लग रहे होते हैं,
कि वो रिटर्न में सबमिट कर रहे होते हैं और सबमिट हो रही होती है और असेसमेंट ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। अच्छा, जो जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, बीच में स्टेटमेंट्स बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें हम देखेंगे। जैसा मैंने भी असेसमेंट ऑर्डर बोला, ये भी हम देखेंगे क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट क्या होती है, प्रोविजनल असेसमेंट क्या होती है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होती है। खैर बारह, इस कोर्स के अंदर हम कोशिश करेंगे कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को हम कम से कम रखें। जहां पे थ्योरी होगी वो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया करूंगा, और जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। फिर आपकी अपनी सेल्फ असाइनमेंट होगी कि आपने उसको करना होगा, और उसके अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है या कोई चीज होती है तो आप मेरे से पूछेंगे, मैं आपको क्लियरफाई कर दूंगा। थ्योरी के ऊपर हम कम से कम रहेंगे, इतने शॉर्ट टाइम के अंदर हम थ्योरी पे ज्यादा टाइम नहीं रहेंगे, हम प्रैक्टिकल चीजों को करेंगे, ताकि बाय द एंड आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ चुका हो कि आपने चीजों को किस तरह से परफॉर्म करना है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि जो मार्केट के अंदर बैठे होते हैं तो हमें बड़े कामयाब नजर आ, उसकी वजह यही है। उसकी वजह यही है कि हमारा टैक्सेशन सिस्टम इतना स्लो है कि अगर आज आपने किसी को 5,000 रुपए दे के रिटर्न सबमिट कराई है, तो 5,000 में किसी ने क्या रिटर्न सबमिट करनी है भाई। उसने 2 + 2 = 4 लिखा, वो जो बेसिक पैरामीटर है उनको टैली किया, जो कि मैं आपको आधे घंटे में सिखा देता, और उसने सबमिट कर दी। अब जब नोटिस आना है 4 साल या 5 साल बाद, तब वो आपका वाकिफ ही नहीं बनेगा कि भाई तुम कौन हो और मैं कौन। नंबर वन। नंबर टू के ऊपर एक चीज आपने जहन में रखनी है कि जब हम रिटर्न सबमिट कर रहे होते हैं, रिटर्न सबमिट करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं, कि जिस क्लाइंट की हमने रिटर्न सबमिट करनी होती है उसका लॉगिन पासवर्ड लेते हैं, और उसके लॉगिन पासवर्ड में जाके हम रिटर्न को सबमिट करते हैं। मतलब एफबीआर को ऐसे ही लगता है कि वो शख्स अपनी रिटर्न खुद सबमिट कर रहा है। अगर अब उसके अंदर किसी कंसल्टेंट ने, आपने या किसी के उसने गलती कर दी है, तो एफबीआर उसे नहीं पकड़ेगा, ये आपको पकड़ेगा कि भाई, क्योंकि रिटर्न आपके पोर्टल से सबमिट हुई है। और दूसरा तरीका होता है कि यहाँ पे आप इंटरमीडिएट ऑथराइज्ड लोग होते हैं, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर होते हैं, वो आपकी रिटर्न अपने पोर्टल से सेंड करते हैं, मतलब अपने लॉगिन से आपकी रिटर्न भी वो सबमिट करते होते हैं। तो जब रिटर्न जाती है तो पता चल जाता है कि ये रिटर्न कंसल्टेंट ने सेंड किया। तो क्योंकि 99% लोगों की रिटर्न उनके पर्सनल पोर्टल से जा रही होती है, उनके अपने पोर्टल से, तो पीछे जो अजम्पशन होती है वो यही होती है कि वो रिटर्न आप लोग खुद सबमिट कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो गलती होगी उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ये नहीं होगा कि आप इस तरह कहें कि जनाब क्योंकि ये सारा कुछ कंसल्टेंट कर रहा था तो मुझे पता नहीं था, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो लिहाजा हमने प्रॉपर लॉज को समझना है, हमने प्रॉपर वर्किंग को समझना है। और आपका इसके अंदर मैजिक क्या होगा कि एक तो आप रिटर्न सबमिट करें, नंबर टू के ऊपर एज पर लॉ सेंड सबमिट करें, और नंबर थ्री के ऊपर लीगली क्लाइंट का कितना टैक्स आप सेव कर सकते हैं। ये असल चीज होती है टैक्स की, एक्सपर्ट की या टैक्स कंसल्टेंट की सबसे मेन स्ट्रेंथ ये होती है कि उसको डिफरेंट किस्म के लॉस के ऊपर कितनी क्लैरिफिकेशन है, उसको क्या कहते हैं, टैक्स क्रेडिट्स के बारे में कितना पता है, उसको टैक्स एग्जेम्पशन के बारे में कितना पता है, चीजों के बारे में अपडेटेड कितना है, कितने अपडेटेड एसआरओ का उसके पास नॉलेज है, तो वो अपने क्लाइंट्स के टैक्स को कितना ज्यादा सेव कर सकता है। ये आपकी असल स्ट्रेंथ होती है विद इन लॉज रहते हुए। इलीगल तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप कंसल्टेंट नहीं है, फिर आप टाइम पास है, जुगाड़ू है, 4 दिन आपकी दुकान चल जाएगी और उसके बाद फिर आपको ठीक ठाक कॉन्सिक्वेंसेज देखने पड़ेंगे। ठीक हो, अच्छा, हम चलते हैं थोड़ा सा अपनी इसके ऊपर। तो हमारा कोर्स बेसिकली जिसका नाम सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर है, तो एक एस्पेक्ट हम इसके अंदर करेंगे टैक्स, और बाकी डिफरेंट एस्पेक्ट हैं जो हमारे कॉर्पोरेट के। कॉर्पोरेट के अंदर जो हमारा मेजर अगला एस्पेक्ट है वो आता है हमारा एसएससी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर हम अपनी पार्टनरशिप की एक टाइप जिसको एलएलपी कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो रजिस्टर कर सकते होते हैं। आप कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, कंपनी जितनी भी होती हैं वो एससीसीपी के साथ रजिस्टर होती हैं। तो ये हमारा एक मेजर सेगमेंट होगा कॉर्पोरेट का, जिसके ऊपर टाइम लगाएंगे हम। तो इसके अंदर डिफरेंट हमने चीजें सीखनी है। इसके अंदर हमने सीखना है कि लोगों के लॉगिन कैसे बनते हैं, फिर हमने इसके अंदर कंपनी की इनकॉर्पोरेशन, डिफरेंट टाइप की कंपनी की इनकॉर्पोरेशन को हमने लर्न करना है, कि किस तरीके से आपने प्रोफाइल्स बनानी है, किस तरीके से। ये देखें, ये हमारा एससीसीपी का पोर्टल है, एक क्लाइंट मेरा लॉगिन है, मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ। अभी इनकी मेरी शेयर ट्रांसफर की एक्टिविटी चल रही थी, खैर बहरहाल। तो ये एससीसीपी का पोर्टल होता है, ये एससीसीपी की वेबसाइट है। उसके बाद यहाँ से इजी फाइल, ये एससीसीपी का पोर्टल है। यहाँ पे हमने कंपनीज बनानी होती हैं या रजिस्टर करनी होती हैं। तो हमने ये देखना होगा कि कंपनी कैसे बनाई जाती है, कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन आप सीखेंगे और कंप्लीट सीखेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट जो है काम, अगर हम बात करें इसके अंदर, हमने एक तो इनकॉर्पोरेशन देखनी है, डिफरेंट सेटअप्स की जितने भी एससीसीपी के पास पॉसिबल होते हैं, और नंबर टू कंप्लायंसेस। ये एक कंपनी जब बन जाती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकॉर्पोरेशन से,
कि जब एक कंपनी बन जाती है तो उसके बाद उसने कौन कौन सी कंप्लायंसेस करनी होती हैं एससीसीपी के साथ, वो चीजें हम सीखेंगे। तीसरा हमारा जो मेजर एस्पेक्ट होगा वो होगा फ्रीलांसर्स को लेकर, जिसके अंदर हम पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की हम चीजों को देखेंगे। अच्छा, अब इनको दो दो एस्पेक्ट्स में देखेंगे। नंबर वन, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइमरी हम देखेंगे टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि टैक्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये जो हमारे आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं, जो अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो टैक्स के अंदर कैसे अपनी टैक्स को कम से कम कर सकते हैं। स्टार्टअप्स के केस में टैक्स क्रेडिट्स मौजूद होते हैं। अगर आप पीएससीबी के साथ रजिस्टर्ड हैं, आप कॉल सेंटर हैं, पीएससीबी के साथ रजिस्टर्ड है, तो आपको वहां पे टैक्स की काफी हद तक एग्जाम्पशन मिल जाती है। तो मुख्तलिफ तरह की टैक्स के अंदर एग्जाम्पशन मौजूद होती है। हम वो सारे सेक्शंस देखेंगे एफबीआर के अंदर, और इसके साथ रजिस्टर होने का तरीकाकार भी देखेंगे कि इसमें रजिस्टर कैसे करते हैं, आप अपना लॉगिन कैसे बनाते हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल कैसे फिल करते हैं इसके अंदर, फिर इसके अंदर आपका फी पे करते होते हैं, फिर आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, और उसके बाद आपको एक कंफर्म लाइसेंस मिल जाता है, एक प्रोविजनल मिलता है और एक आपका परमानेंट लाइसेंस जो है वो मिलता होता है। इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे पाकिस्तान सिंगल विंडो ऑपरेशन, पीएसडब्ल्यू। ये क्या होता है? ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस नॉर्मली से कहा जाता है। जब आपने बाहर से कोई चीज खरीदनी है या बेचनी होती है, तो इसके लिए आपको डिफरेंट तरह के बैंक के साथ अरेंजमेंट करनी पड़ती है, आपको कस्टम की चीजें देखनी पड़ती हैं, आपके जीडीज होते हैं, गुड्स डेक्लेरेशन नोट्स होती हैं। तो मुख्तलिफ तरह की डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होती है, और उसके लिए जिस पोर्टल के अंदर आपका लॉग इन होना जरूरी है उसको पीएसडब्ल्यू कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे रजिस्टर होने का तरीकाकार क्या है, पोर्टल लेने का तरीकाकार क्या है। इसी के साथ ही हम एक चीज देख रहे होंगे, वो होगा बैंक्स के मैटर्स। तो बैंक में अकाउंट्स कंपनीज के किस तरह ओपन होते हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होती है, आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है। और उसके बाद अगली जो है वो है सीसी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सीसीआई। इसके अंदर भी हम देखेंगे कि ये क्यों जरूरी होता है। ये आपके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए, इसके अलावा कुछ लाइसेंसेस वगैरह के लिए भी ये जरूरी होता है। अगर आप बिल्डर डेवलपर हैं, इस तरह के मैटर्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो भी आपको इसका मेंबर होना जरूरी होता है। और इसी के साथ ही पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को भी हम थोड़ा सा टच करेंगे, हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन हम आपको उसके ऊपर भी चीजों को हम साथ साथ देखेंगे। तो बेसिकली ये हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स होंगे जिनके ऊपर हमने एक डीप अंडरस्टैंडिंग या प्रेप करनी। अगर हम उस कोर्स को देखते हैं तो इसके अंदर हमारा कोर्स का ड्यूरेशन हमने 36 आवर्स रखा है, 3.5 मिनट, कुछ ऊपर या नीचे भी हो सकता है। ये हम क्लास के अंदर डिसाइड करेंगे कि हम कितना फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। क्लास लंबी भी हो सकती है, और इन केस ऑफ मजबूरी को क्लास शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो वो मार्जिन एग्जाम में हम क्लास में भी म्यूचुअल कंसेंट डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हाँ, जब तक कि आप चीजें कंप्लीट लर्न नहीं करेंगे, सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो हम इस कोर्स को कंटिन्यू रखेंगे। बाकी जनरल चीजें ये आपने पढ़ लिया होगा। अगर हम थोड़ा सा सिलेबस की तरफ जाएं तो पहला सिलेबस हमारा इनकम टैक्स से ही स्टार्ट होता है। जो हमारा पहला मॉड्यूल है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि आप किस तरह से एफबीआर के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, साथ ही हम चलते हैं अपने थोड़ा सा एफबीआर के पोर्टल को। तो जो हमारे टैक्सेस के जितने भी मैटर होते हैं वो हमने देखे, हर बिजनेस के या हर ऑर्गेनाइजेशन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो डोमेन्स होती हैं। एक होती है उसकी ऑपरेशनल डोमेन, जो इस चीज को रेगुलेट करती है कि उसने चलना कैसे है, मतलब इन्होंने ऑपरेशंस कैसे करने हैं, इन्होंने मीटिंग्स कैसे करनी है, इन्होंने फाइनेंसेस कैसे ऑपरेट करने हैं, इन्होंने क्या कहते हैं चीजों को डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट करने हैं, रिमूव कैसे करने हैं, कंपनी ने अपने कंडक्ट कैसे करने, एग्रीमेंट कैसे करने, ऑपरेशनल मामला। और दूसरी जो डोमेन होती है वो होती है कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स, बिजनेस के फाइनेंशियल मैटर्स, कि भाई जो बिजनेस पैसा कमा रहा है, उसे पैसा आ कहां से रहा है, पैसा जा कहां पे रहा है, क्या लीगल तरीके से अर्न कर रहा है, क्या लीगल तरीके से स्पेंड कर रहा है, कहीं पे इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं है, क्या उन तमाम चीजों के ऊपर वो प्रॉपर टैक्स पे कर रहा है। तो ये उसका फाइनेंशियल मैटर होता है। अब अगर मैं बात करूं, जो ऑपरेशनल मैटर हैं वो डील करते हैं नॉर्मली कॉर्पोरेट रेगुलेटरी बॉडीज, जैसे एससीसीपी हमारा। जो फाइनेंशियल मैटर है वो डील करता है हमारा एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कि वो आपके फाइनेंशियल मैटर्स को देखता है कि आपकी इनकम कितनी, एक्सपेंस कितने। एससीसीपी इन चीजों के साथ ज्यादा कंसर्न नहीं होता। हमें उसको इन्फॉर्मेशन देनी तो होती है, लेकिन उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि हम उनको बताएं कि हम क्या कमा रहे हैं और क्या खर्च कर रहे हैं। ये ज्यादा एफबीआर का काम होता है कि आपने कहां से पैसे कमाए, उनके ऊपर टैक्स दिया नहीं दिया, एट द एंड आपके पास कितने बचे हुए हैं। दोबारा, तो जो बिजनेस के फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं जिनको टैक्स के अंदर गवर्न किया जाता है, वो करता है हमारा एफबीआर, उसकी रेगुलेटरी बॉडी हमारी एफबीआर है।
और जो हमारे लॉज हैं वो दो हैं, एक सेल टैक्स एक्ट है और एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, क्योंकि दो ही मेन हमारी डोमेन है। इसके अलावा छोटी छोटी और चीजें हैं, एफईडीज होती हैं और मुख्तलिफ तरह की और भी होती हैं टैक्सेस, लेकिन वो इतने मेजर नहीं है। अच्छा, तो ये हमारा एफबीआर का एक पोर्टल है। आपने जितने भी हम देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो ये एसएससीपी की वेबसाइट है, आपने इसका एड्रेस जहन में रखना है। इसी तरह ये हमारी एफबीआर की वेबसाइट है, इसको आपने सामने रखना है। ये हमारा पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की वेबसाइट है, अगर आप देखेंगे ऊपर को तो techdestination.com, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है हमारी। उसके बाद अगर हम बात करें आईसीसीआई चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये रीजनल होते हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मुख्तलिफ तरह के रीजनल ये ऑफिस होते हैं। इसकी ये वेबसाइट है, और इसी तरह पाकिस्तान सिंगल विंडो जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की उसकी ये वेबसाइट है। ये मुझे बताने का क्या पर्पज है कि देखें, आज हम जिस वक्त क्लास ले रहे हैं इस वक्त तक के जो लॉज या रेगुलेशन है वो तो हम इस चीज के अंदर कवर कर लेंगे, लेकिन ये लॉज रेगुलेशंस डेली बेसिस पे अपडेट हो रहे होते हैं, नए एसआरओ आ रहे होते हैं, नए नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, नई अपडेट्स आ रही होती हैं, कोर्ट्स के फैसले आ रहे होते हैं, जजमेंट्स आ रही होती हैं। अब वो तो आपको वक्त के साथ साथ खुद कवर करनी है, खुद को खुद अपडेट रखना है, और वो सारी चीजें मिलती हैं आपको इन वेबसाइट्स के ऊपर। तो आज के लेक्चर के बाद बैठ के आपने इन तमाम वेबसाइट्स को एक बार गौर से देखना है, अंडरस्टैंड करना है, और फिर इसके ऊपर देखना है कौन कौन सा कंटेंट पढ़ा है, कौन कौन से ऑर्डिनेंस पढ़े हैं, लॉज पढ़े हैं, प्रोसेसेस पढ़े हैं, मुख्तलिफ चीजें पढ़ी हैं, उनको आपने गौर से देखना है, ताकि वक्त के साथ साथ जब भी आपको चीजें प्रैक्टिस के अंदर आप इन्वॉल्व हो तो आपको पता हो कि आपने अपडेट्स कैसे रहना है, आपको कहाँ से कौन सी चीज मिलेगी वगैरह वगैरह। तो खैर बड़ा, तो ये हमारा एफबीआर का एक जो है मेन हमारी वेबसाइट है। इसका ओवरव्यू थोड़ा सा हम देख लेते हैं, तो इसके अंदर देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, मुख्तलिफ तरह के डायरेक्टोरेट्स, फाइनेंस मिनिस्टर, ये मतलब इनकी अपनी इंफॉर्मेशन, और ये जो है ये हमारा नॉलेज हब है। ये एफबीआर के अंदर क्या है, ये नॉलेज हब है। इसके अंदर एसआरओ मौजूद हैं, एक्ट्स मौजूद हैं, टैक्स डायरेक्टरी, प्रेस रिलीज, ऑर्डर्स, ऑर्डिनेंस, ऑडिट्स, ये सारी यहाँ पे पब्लिकेशन मौजूद है। तो ये वो एरिया है जहां पे आपको आपका रिक्वायर्ड लॉज मिलेंगे, नॉलेज अपडेट रखने के लिए आपको मटेरियल मिलेगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो आपको चार मेजर टाइप नजर आ रही है: ऑनलाइन सर्विसेज, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और कस्टम। कस्टम वाली चीज हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है इतना, तो हम इसको साइड पे रखेंगे। ये बेसिकली क्या कहते हैं, मुख्तलिफ तरह के व्हीकल जो हम रजिस्टर करा रहे होते हैं, और ये हमारे गोल्ड, इस तरह की चीजें जो होती हैं, प्रीशियस आइटम्स होते हैं, ऑयल्स वगैरह होती हैं, ये उनके ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं उसको डील करता है। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये इनकेस आप इसमें जब फारिग होंगे तो आपकी डिमांड होगी तो एडवांस लेवल का फिर हम इसे करेंगे। इसके अंदर भी एडवांस लेवल बहुत सी चीजें हैं जो हम बेसिक कोर्स के अंदर नहीं कर रहे होंगे, वो जब इससे फ्री होंगे तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें एडवांस कोर्स को स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया, अभी हम इनको इधर तक रखें। अच्छा, ऑनलाइन सर्विसेज बेसिकली हमें वो तब, ये आप कह लें कि इंफॉर्मेशन पोर्टल है, ये नॉलेज हब है, ये इंफॉर्मेशन पोर्टल है। यहाँ से आपको डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं और अवेलेबल होती हैं टू एफबीआर, फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड। देखिए, हर इंसान की इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है। एक इंफॉर्मेशन होती है पब्लिक इंफॉर्मेशन, जैसे हमारा नेम, ये एक पब्लिक इंफॉर्मेशन है। मतलब अगर मेरे से कोई आपका नाम पूछता है, मैं उसे नाम बता देता हूँ, तो आप मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते कि जनाब आपने इसको मेरी इजाजत के बगैर मेरा नाम क्यों बताया। समझ आ गई बात? तो ये एक पब्लिक इंफॉर्मेशन है। और दूसरी होती है आपकी सेंसिटिव डाटा, मतलब आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपकी वेल्थ की इंफॉर्मेशन, आपके आईडी कार्ड, आपके फादर नेम, आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स, वो सारी जो होती है आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, सेंसिटिव। तो एफबीआर के पास ये दोनों इंफॉर्मेशन होती है, पब्लिक भी और कॉन्फिडेंशियल भी। जो पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है वो यहां से ऑनलाइन सर्विसेज से कोई भी शख्स निकाल सकता है अगर उसके पास बेसिक पैरामीटर मौजूद है। मतलब आपका सीएनआईसी मौजूद है, आपका नाम मौजूद है, तो उससे यहां से इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। पब्लिक पब्लिक इंफॉर्मेशन में क्या आता है, आपका रजिस्टर्ड नंबर, आपका एड्रेस, आपकी बिजनेस का एड्रेस, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं आप, रिटर्न फाइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एक्टिव टैक्स पेयर या फाइलर हैं या नहीं है, ये सारी चीजें आपकी पब्लिक इंफॉर्मेशन की होती हैं, ये ऑनलाइन यहाँ पे अवेलेबल होती है। दूसरी आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, वो किसी को अवेलेबल नहीं होती, वो सिर्फ आपको अवेलेबल होती है और वो आपके पोर्टल के अंदर मौजूद होती है। ठीक हो गया? अच्छा, तो हम जरा ये देखते हैं ऑनलाइन सर्विसेज को। इनकम टैक्स के अंदर ये सारी थ्योरी की चीजें हैं।
इनको आपने एक बार पढ़ना है, जब जैसे जैसे हम साथ साथ पढ़ रहे होंगे, जिस टॉपिक के ऊपर होंगे उससे रिलेटेड जो हमारी थ्योरी होगी हम यहाँ से करेंगे। जिस तरह यहाँ पे देखिए, जब हम विद होल्डिंग की बात कर रहे होंगे तो हम विद होल्डिंग टैक्स रेट्स को देखेंगे कि क्या किस तरह से आजकल टैक्स रेट चल रहे हैं। यहाँ पे कार्ड्स मौजूद है अपडेटेड, 23, 22, 24, 25, 30 टैक्स रेट 2026 का भी चल रहा है। तो ये हम उस वक्त साथ देख रहे होंगे, अभी हम इसको नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर फोकस करेंगे। अगर हम इसके अंदर, तो इसके अंदर जो पहली टैब है वो है एफबीआर मालूमात। अब एफबीआर मालूमात क्या है, देखिए टाइम के साथ साथ एफबीआर जो है वो अपने आप को ऑनलाइन करता जा रहा है और इंटीग्रेट करता जा रहा है। एफबीआर की कोशिश ये है कि आपके तमाम फाइनेंशियल मैटर्स एक दूसरे के साथ लिंक हों, ऑनलाइन हों और एफबीआर के पास अवेलेबल हो, ताकि एफबीआर वहीं से ही आपकी इनकम के बारे में, आपके एक्सपेंस के बारे में आइडिया करके आपकी रिटर्न जो आप सबमिट कर रहे हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं, उसकी असेसमेंट कर सके कि जितना टैक्स आप पे कर रहे हैं उतना ही बनता है या कम या ज्यादा बनता है। ये बेसिकली एफबीआर का डिजिटलाइजेशन आप कह सकते हैं, एफबीआर की उसकी तरफ जो एक कदम है। लेकिन ये भी स्टार्टिंग फेज के अंदर है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हमने कोई जमीन खरीदी, गाड़ी सेल परचेज की, हमने बिजली के बिल पे किए, हमने बैंक में से पैसा निकलवाया, पैसा कितना आया, उसके ऊपर हमने कितना टैक्स पे किया, विद होल्डिंग टैक्सेस वगैरह, हमारी प्रॉपर्टी की डिटेल, हमने इंटरनेशनल ट्रैवल किए उनकी डिटेल। तो ये सारी चीजें एफडीआर कोशिश कर रहा है कि देखें आपकी जो इंटरनेशनल ट्रैवल की डिटेल होती है वो होती है एयरपोर्ट वालों के पास, इमिग्रेशन वालों के पास। तो एफबीआर कोशिश कर रहा है कि इमिग्रेशन का पोर्टल भी उसके एफबीआर के साथ लिंक होकर जब आप बाहर ट्रैवल करें तो उसकी डिटेल उसके पास आ जाए। इसी तरह बैंक्स के पास आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वहां से आ जाए। इसी तरह कस्टम्स एक्साइज के पास होते हैं कि जब आप व्हीकल सेल परचेज कर रहे होते हैं तो उसके पास। इस तरह लैंड जब सेल परचेज कर रहे होते हैं तो उसका रिकॉर्ड उसके पास होता है। तो एफबीआर की कोशिश ये है कि इन तमाम पोर्टल को एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया जाए और सारी इंफॉर्मेशन एक ही पोर्टल में आ जाए, जिससे एफबीआर को ये आसानी होगी आपकी टैक्स को असेस करने के। हम इसका एक ओवरव्यू लेते हैं। अगर हम एफबीआर मालूमात के अंदर चलते हैं तो क्योंकि मैंने कहा कि ये एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये आपके पोर्टल के अंदर मिलेगी। आपको ये लॉग इन करना पड़ेगा, ये मेरे क्लाइंट का लॉग इन हो गया यहाँ पे, खैर बहरहाल इसके अंदर ये डैशबोर्ड है हमारा आयरिस का, ये एफबीआर मालूमात है। जब हम यहाँ पे जाएंगे तो हम देखते हैं कि एफबीआर मालूमात के अंदर आपकी कौन कौन सी आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन हिस्ट्री इसके पास मौजूद हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टीज की डिटेल हो सकती है, एजुकेशनल एक्सपेंसेस की, व्हीकल्स की, पेमेंट विद होल्डिंग, इंटरनेशनल ट्रैवल, बैंक विदड्रॉ। तो ये आपके सारे फाइनेंशियल मैटर्स जहां जहां से आपको पैसा आ रहा होता है या जा रहा होता है या टैक्स पे कर रहे होते हैं, तो ये एफबीआर इस एक पोर्टल पे काम कर रहा है। तो अभी ये 100% उस तरह से इफेक्टिव या एक्यूरेट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है। लेकिन एज अ कंसल्टेंट आपने क्या ख्याल करना है कि जब भी आप अपनी रिटर्न सबमिट कर रहे हो, किसी क्लाइंट की रिटर्न सबमिट कर रहे हो, जब वो आपको इन्फॉर्मेशन दे तो एक बार आपने यहाँ से वेरीफाई करना है कि क्या वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। अगर तो यहाँ पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद है और क्लाइंट ने कम दी है तो आपने वो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को भेजनी है, हो सकता है वो भूल चुका हो, आपने उससे वेरीफाई कराना है। अगर वो उसको वेरीफाई करता है तो आपने उसको रिटर्न में ऐड करना है, और अगर वो वेरीफाई नहीं करता तो फिर कोई मसला नहीं, इसके अंदर गलती हो सकती है इस पोर्टल के अंदर, आपने उसे इग्नोर करके अपनी रिटर्न सबमिट करनी। तो ये ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर एफबीआर पोर्टल हमारा जो है वो